वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, कल के वीडियो में हमने देखा था एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम था संवैधानिक निकाय। संवैधानिक निकाय और गैर संवैधानिक निकाय क्या होते हैं ये कल के वीडियो में हम समझ चुके थे। इसके बाद हमने एग्जाम्पल के तौर पर कुछ आयोग भी देखे थे। फिर हमने एक एक करके आयोग को पढ़ना स्टार्ट किया था, जिसमें हमने 2 आयोग जो कि संवैधानिक निकाय हैं उनको हमने पढ़ा। जैसे हमने निर्वाचन आयोग देखा और यूपीएससी देखा, संघ लोक सेवा आयोग। तो ये 2 हम पढ़ चुके थे, इनसे संबंधित तथ्यों को देख चुके थे। आज हम कुछ और निकाय पढ़ेंगे जो कि संवैधानिक निकाय हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं राज्य लोक सेवा आयोग। कल आपने संघ लोक सेवा आयोग पढ़ा था, यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो संघ का केंद्र का होता है, केंद्र की नियुक्ति करने का काम करता है। अब ऐसे ही एक बॉडी राज्य में भी होती है, एक निकाय राज्य में भी बनाया जाता है जो राज्य की नियुक्तियां करने का काम करता है। तो उसको कहते हैं राज्य लोक सेवा आयोग, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हर एक स्टेट का अपना अलग होता है। जैसे यूपी का है तो यूपीपीएससी आप जानते हैं, यूपी यानी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। एमपी का है तो मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। उत्तराखंड का है तो यूकेपीएससी, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। बिहार का है तो बीपीएससी हो जाता है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। तो हर एक राज्य में अपना अपना एक लोक सेवा आयोग बना होता है जो वहाँ की नियुक्तियाँ करने का काम करता है। अब इसका क्या कैसा होता है, क्या कार्यकाल होता है इनके सदस्यों का, कैसे अध्यक्ष होते हैं, कैसे नियुक्ति होती है, ये सारा हम देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो केंद्र के संघ लोक सेवा आयोग के समानांतर राज्यों में राज्य लोक सेवा आयोग यानी कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है। संविधान के 14वें भाग के अनुच्छेद 315 से 323 तक ही राज्य लोक सेवा आयोग की स्वतंत्रता और शक्तियों के अलावा इसके गठन, इसके सदस्यों की नियुक्ति और बर्खास्तगी के बारे में उल्लेख किया गया है। तो आप पिछले वीडियो में भी देख ही चुके थे कि यूपीएससी कहाँ पर संविधान के भाग 14वें में है, अनुच्छेद यही थे। तो यहीं पर इन्हीं अनुच्छेदों में 315 से 323 के बीच में राज्य के लोक सेवा आयोग का भी वर्णन मिलता है और राज्य के लोक सेवा आयोग का जो है गठन किया जाएगा ये दिया है। साथ ही साथ इसमें सदस्यों की नियुक्ति कैसे होगी, इसकी बर्खास्तगी कैसे होगी, सारी चीज़ों का उल्लेख यहीं पर है। राज्य लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष होता है और अन्य सदस्य होते हैं और इनको राज्य का राज्यपाल नियुक्त करता है। यूपीएससी के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति करता है। ऐसे ही राज्य में यानी कि स्टेट में कौन करेगा? स्टेट में राज्यपाल करेगा, क्योंकि केंद्र में राष्ट्रपति, राज्य में राज्यपाल। ठीक है ना। इसके बाद संविधान में आयोग के सदस्य संख्या का उल्लेख नहीं किया गया, मतलब ये नहीं बताया गया कि सदस्य कितने होंगे, सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है। यह राज्यपाल के विवेक पर छोड़ दिया है, यानी राज्यपाल जितने चाहे उतने सदस्य नियुक्त कर सकता है आवश्यकता के अनुसार। संविधान ने राज्यपाल को अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा की शर्तें निर्धारित करने का अधिकार दिया है, तो राज्यपाल ये काम भी कर सकता है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य पद ग्रहण करने की तारीख से 6 वर्ष की अवधि या फिर 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रह सकते हैं, इनमें से जो भी पहले हो जाए। केंद्र में क्या था? यूपीएससी के सदस्यों के लिए कितना है? 6 साल तो है, लेकिन आयु कितनी है? 65 वर्ष है। वैसे ही स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्य अध्यक्ष 6 साल और 62 साल। ठीक है, तो अंतर है 65, केंद्र में यूपीएससी में 65 है और राज्य में 62 है। ये डिफरेंस याद रखना है, ये एग्जाम में पूछा गया है तो गलत करके नहीं आना है, इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान दे। तो आयु कितनी है? 62 वर्ष है और 6 वर्ष, जो भी पहले हो जाए। ठीक है, अगर जैसे कि कोई व्यक्ति लगभग 58 वर्ष की आयु में बनाया गया सदस्य या फिर अध्यक्ष नियुक्त हुआ, तो अब 58 से 6 साल अगर आप जोड़ेंगे तो 6 साल तो 62 वर्ष के बाद तक निकल जाएंगे, तो 62 साल पहले हो जाएंगे उसकी आयु के, है ना। तो 58 में अगर आप 6 जोड़ेंगे तो 64 साल हो जाएंगे। 64 तक, तो 64 तक तो वो रह नहीं सकता पद में। 62 में तो उसे 2 साल पहले अपना पद छोड़ना पड़ेगा, ये संविधान में वर्णित है। इसके बाद हालांकि वे कभी भी राज्यपाल को अपना त्यागपत्र भी सौंप सकते हैं। राज्यपाल 2 परिस्थिति में राज्य लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त कर सकता है। ये परिस्थितियां कौन सी हैं? जब अध्यक्ष का पद रिक्त हो या फिर अध्यक्ष अपना कार्य अनुपस्थिति या फिर दूसरे कारण की वजह से कर नहीं पा रहा। अगर अध्यक्ष किसी कारणवश
उपलब्ध नहीं है, अपने कार्यों का निर्वहन नहीं कर पा रहा है, अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर पा रहा है, तो फिर राज्यपाल किसी और को कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त कर सकता है। ये अधिकार राज्यपाल के पास है। इसके अलावा भले ही राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको बहुत ध्यान से देखें। नियुक्ति का अधिकार किसके पास है? राज्यपाल के पास है। लेकिन ये जो सदस्य होते हैं, जो अध्यक्ष होते हैं, ये राष्ट्रपति के द्वारा ही हटाए जा सकते हैं। ये राष्ट्रपति के लिए निमित्त होते हैं, ठीक है ना। राष्ट्रपति ही हटा सकते हैं। इनको हटाने का अधिकार राज्यपाल के पास नहीं है। राज्यपाल इनको नहीं हटा सकता। राष्ट्रपति उन्हें उसी आधार पर हटा सकते हैं जिन आधारों पर संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के अध्यक्ष या फिर सदस्यों को हटाया जाता है। वो आधार क्या थे, एक बार फिर से देख लीजिए। अगर उसे दिवालिया घोषित कर दिया गया हो, या फिर अपनी पदावधि के दौरान अपने पद के कर्तव्यों के बाहर किसी सवेतन नियोजन में लगा हो। सवेतन यानी वेतन के साथ। अब देखो, नियोजन कई सारे होते हैं, लोग एक साथ कई सारे काम करते हैं। कुछ लोग समाज सेवा भी करते हैं, जैसे किसी पद पर है, सरकार के किसी पद पे, मान लीजिए यूपीएससी के किसी पद पर है, लेकिन अपनी इच्छा के अनुसार अगर उनके अंदर कोई अच्छी चीज़ है तो अपनी इच्छा के अनुसार कहीं पर किसी स्कूल में पढ़ाने जाते हैं या फिर कुछ और काम भी करते हैं, ठीक है। तो अगर वो बिना वेतन के कर रहे हैं, समाज सेवा के तौर पर कर रहे हैं, सार्वजनिक हित में कर रहे हैं, तो वो काउंट नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर सवेतन कर रहे हैं, मतलब वेतन के अनुसार कहीं नियुक्ति लिए हुए हैं, उनको वेतन भी मिलता है, तो फिर वो क्या होगा, उन्हें अपने पद से हटना पड़ेगा। पद से उनको हटाया जा सकता है, ये एक कारण बन सकता है पद से हटाए जाने का। क्लियर है। इसके बाद तीसरा कारण है, अगर राष्ट्रपति यह समझता है कि वह मानसिक रूप से या फिर शारीरिक रूप से शैथिल्य के कारण पद पर बने रहने की योग्य नहीं है, मतलब उनका स्वास्थ्य सही नहीं है कि वो पद के जो उनके कर्तव्य हैं या फिर कार्य उनका निर्वहन कर पा रहे हो, तो भी राष्ट्रपति उनको पद से हटा सकता है। इसके अलावा राष्ट्रपति राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों को उनके कदाचार के कारण भी हटा सकता है, परंतु ऐसे मामले में राष्ट्रपति इसे उच्चतम न्यायालय को संदर्भित करता है, ठीक है। तो ये वही पॉइंट है जो कि आपने यूपीएससी के सदस्यों या फिर अध्यक्षों को हटाने के लिए देखे थे। सेम एज इट इज़ राज्य में भी है। तो कुछ चीज़ें याद रखनी है, राज्यपाल नियुक्ति करता है, हटाने का अधिकार राष्ट्रपति का है। इसके बाद आयु का पॉइंट थोड़ा सा याद रखें, क्योंकि 60 वर्ष है, केंद्र में 65 है। ये 2 पॉइंट थोड़ा ध्यान रखना है, बाकी लगभग सारी चीज़ें वैसी ही हैं। इसके बाद अगला आयोग है वित्त आयोग। बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो भारत के संविधान में आर्टिकल 280 मतलब 280 अनुच्छेद दिया गया है। इसके अंतर्गत अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में वित्त आयोग की व्यवस्था की गई है। इसका गठन राष्ट्रपति के द्वारा हर 5वें वर्ष में आवश्यकता अनुसार या फिर उससे पहले किया जाता है। तो वित्त आयोग हर 5वें वर्ष में गठित किया जाता है। पहला पॉइंट तो ये है, एग्जाम में ये पूछ चुके हैं। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष होता है, 4 अन्य सदस्य होते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इनका कार्यकाल राष्ट्रपति के आदेश के तहत तय होता है और उनकी पुनर्नियुक्ति भी हो सकती है, मतलब इनको फिर से नियुक्त भी किया जा सकता है इनके पद पर। संविधान ने संसद के इन सदस्यों की योग्यता और चयन विधि का निर्धारण करने का अधिकार दिया है। इसी के तहत संसद ने आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की विशेष योग्यताओं का निर्धारण किया है। तो संविधान ने किसको अधिकार दिया है कि इन सदस्यों की चयन संबंधी योग्यता विधि सारी चीज़ों का निर्धारण कर सकता है। यह अधिकार संसद के पास है। अब संसद माना, संसद में 3 चीज़ें आती है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा में कोई बिल आया, राज्यसभा में कोई बिल आया, लोकसभा से पास हुआ, राज्यसभा से पास हुआ, राष्ट्रपति के साइन हुए इस बिल पर, तो वो बन गया एक्ट या फिर अधिनियम, ठीक है। तो ये पूरी प्रोसेस होती है। इसके बाद अगला तथ्य क्या दिया गया है, भारत के संविधान में इस बात की परिकल्पना की गई है कि वित्त आयोग भारत में राजकोषीय संघवाद के संतुलन की भूमिका निभाएगा। राजकोषीय संघवाद यानी वित्त आयोग है तो वित्त से संबंधित काम करेगा, तो ये संतुलन की भूमिका निभाएगा, इसी के लिए बनाया जाता है, तो ये काम करेगा, ऐसी परिकल्पना की गई है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट थे। इसके बाद अभी तक जितने भी वित्त आयोग गठित हुए हैं उनको हमें देखना है, क्योंकि इनके अध्यक्ष पूछे जाते हैं। लगभग 15 वित्त आयोग बन चुके हैं, तो 15 के 15 के आपको अध्यक्षों के नाम याद करने, ये पूछे जाते हैं। आपसे अक्सर पूछा जाएगा पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए इनके अध्यक्षों का नाम याद करना है। पहला वित्त आयोग बनाया गया 1951 में। नियुक्ति वर्ष कितना था, 1951। 1952 में रिपोर्ट जमा की इन्होंने, और ये इसका क्रियान्वयन 5 साल के लिए, तो 52 से 57 तक ये वित्त आयोग चला। केसी नियोगी इसके अध्यक्ष थे। दूसरा वित्त आयोग 56 में बना,
एक साल पहले मतलब बन गया था, क्योंकि 57 से 62 तक क्रियान्वयन चला, तो 56 में बना, 57 में रिपोर्ट जमा की, 57 से 62 इसका जो है क्रियान्वयन का वर्ष रहा। ये वर्ष एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। कब से कब तक के लिए है, तो 52 से 57 पहला, 57 से 62 दूसरा, 57 यानी 1957 से 62 तक। फिर तीसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष थे के चंदा, 1960 में बना, 61 में रिपोर्ट दी, 1962 से 66 तक इसका कार्यकाल था। चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष थे डॉक्टर PB राजमन्नार, पांचवें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे महावीर त्यागी, छठवें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे ब्रह्मानंद रेड्डी। तो ये 66 से 69, 69 से 74, 74 से 79 तक चले। इसके बाद सातवें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे JM सेलात, 1977 से 78, ठीक है, 79 से 84 तक इसका कार्यकाल रहा। YB चौहान 1982 में बनाया गया, 84 में रिपोर्ट दी, 84 से 89 तक इनका कार्यकाल चला। इसके बाद NKP साल्वे, NKP साल्वे, इसको साल्वे जो है ऐसे भी जानते हैं, साल्वे नाम से भी, नवा वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। 1987 में नियुक्ति हुई थी, 89 में रिपोर्ट दी, 1989 से 95 तक इनका कार्यकाल चला। 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे KC पंत, 1992 में, 1994 में रिपोर्ट दी, 1995 से 2000 तक ये वित्त आयोग चला। 11वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे AM खुसरो, 1998 में इनको नियुक्त किया गया, सन 2000 में रिपोर्ट दे दी इन्होंने। अब 2000 से 2005 5 साल तक ये रहे। फिर डॉक्टर C रंगराजन 2002 में बनाए गए 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, 2004 में रिपोर्ट दे दी, 2005 से 10 तक इनका कार्यकाल चला। इसके बाद 13वें वित्त आयोग, 13, 14, 15 रट लेना है नाम, डॉक्टर विजय केलकर 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, अभी SSC में पूछ लिया था। 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष 2007 में बने, 2009 में रिपोर्ट दी, 2010 से 15 तक इस वित्त आयोग का समय था। इसके बाद 14वें वित्त आयोग के YB रेड्डी की अध्यक्षता में बना, 2013 में नियुक्त हुए, 2014 में रिपोर्ट दी, 2015 से 20 तक इनका समय था। इसके बाद 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह थे, 2017 में इनको बनाया गया, 2020 में इन्होंने रिपोर्ट दी और 2020 से 26 तक इनका कार्यकाल रहा, ठीक है। तो आप एक पैटर्न याद कर लीजिए, 1952 से शुरू हुआ, 5-5 साल ऐड करते जाएं, ठीक है। बीच में यहाँ पर कहीं पर 1-2 साल, कहीं 3 साल का समय लगा रिपोर्ट के लिए, तो ये भी अगर आप थोड़ा सा पैटर्न याद कर लेंगे तो याद हो जाएंगे। अब इनके नाम को आपको कैसे याद करना है, तो आप नाम ऐसे याद कर सकते हैं, नियोगी, संथानम, चन्ना, राजमन्नार, त्यागी, रेड्डी, सेताल, चौहान, साल्वे, पंत, खुसरो, ठीक है। तो सरनेम से या फिर स्टार्टिंग के एक लेटर को करके कुछ भी बनाकर आप याद कर सकते हैं। कोई ट्रिक सी बना लीजिए, एक लय में याद कर लीजिए तो जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है। नियोगी, त्यागी, संथानम ऐसे कुछ करके याद कर सकते हैं। और लास्ट के 3 तो 13वें, 14वें, 15वें के रटना ही है, अच्छे से याद करना है कुल मिलाकर, क्योंकि इनके नाम सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे गए हैं। डॉक्टर विजय केलकर 13वें वित्त आयोग के, YB रेड्डी, तो ऐसे याद कर लो, KRS या फिर KRN से याद कर लो, तो केलकर, रेड्डी और सिंह, NK सिंह 15वें वित्त आयोग। अभी वर्तमान में कौन सा वित्त आयोग चल रहा है, कौन सा वित्त आयोग काम कर रहा है, हम 2023 में है, 2026 तक चलेगा ये, 2020 से 26 तक इसका समय है। 2017 में इनकी नियुक्ति हुई थी, NK सिंह की अध्यक्षता में वित्त आयोग बनाया था, 2020 में इन्होंने रिपोर्ट दी, 20 से 26 तक ये चलेगा। क्लियर है। तो यहाँ पर आज हमने 2 निकाय देखी, वित्त आयोग देखा और राज्य लोक सेवा आयोग देखा। आई होप आपको सारे पॉइंट क्लियर होंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दे, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मोर अपडेट के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें। कल आपसे कहा था कि संवैधानिक निकाय और गैर संवैधानिक निकायों की जो लिस्ट है उनकी एक पिक आपको शेयर कर देंगे, तो वो शेयर कर दी गई है टेलीग्राम पर, आप जाकर चेक कर सकते हैं। इसके अलावा और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं तो टेलीग्राम पर आपको लगातार मिलती रहती हैं, इसलिए ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इसके अलावा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज पर अभी 10% का ऑफ चल रहा है, तो अभी आप 90% फीस जमा करके कोई भी कोर्स, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी कोर्स ले सकते हैं। ये राखी ऑफर है और ये 31 यानी कि आज के दिन तक रात को 10 बजे तक ही चलेगा, इसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद आपको 100% फी पे करनी पड़ेगी। तो अगर आप इस बीच में रात को 10 बजे के पहले तक कोई भी कोर्स लेते हैं और अगर आप क्लेम करना चाहें तो 90% फ़ी देकर आप कोई भी बैच ले सकते हैं। किसी भी एग्ज़ाम के लिए, BPSC के लिए हमारा कोर्स चालू हो चुका है, UPPSC के लिए हमारा फाउंडेशन बैच चालू हो चुका है, UPPSC अगर आप मेंस देने वाले हैं तो उसकी प्रिपरेशन भी चल रही है। इसके अलावा BPSC PT के लिए हमारा क्रैश कोर्स चालू हो चुका है,
BDO के लिए भी हमारा बैच चल रहा है, BEO के लिए भी चल रहा है, RO का ग्रुप शुरू हो चुका है। RO की वैकेंसी जल्दी देखने को मिलेगी, BEO की वैकेंसी भी आने वाली है। इसके अलावा यूपी SSSC का आई होप आप सब ने PET का फॉर्म फिल कर दिया होगा, 2023 वाला। लास्ट डेट कल थी 30 अगस्त को। तो इसका ग्रुप भी हमारा स्टार्ट हो चुका है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल, प्रैक्टिस क्विज, टेस्ट सीरीज सारा कुछ दिया जाता है, सारा कुछ बताया जाता है। प्लस आपको डेली मॉड्यूल दिए जाते हैं, डेली टास्क दिया जाता है, ताकि आप एक तय समय सीमा में सिलेबस कंप्लीट कर पाएँ और अपना जो सिलेबस है उसकी प्रैक्टिस भी कर पाएँ, प्रैक्टिस क्विज के माध्यम से। तो ये पूरा आपके लिए डिज़ाइन अच्छे से किया जाता है, ताकि आप इतना पढ़ लें कि कट ऑफ आराम से क्लियर हो जाए। तो इसको ज्वाइन करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन को चेक करना है। डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, उन पर कॉल करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में कोई किसी भी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।